बीए पार्ट 1 के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में परंपरागत दृष्टिकोण, और इसमें हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में ये पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान यूनान से शुरू होता है और उसकी परिभाषाओं को हमने पढ़ा था, और उसमें हमने जानने का प्रयास किया था कि जो परिभाषाएं हैं वो राज्य से संबंधित हैं, सरकार से संबंधित हैं, क्योंकि कुछ परिभाषाओं में ये माना गया कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और उसे मूर्त रूप सरकार ही देती है। तो कुछ विचारकों ने इसे, जैसे पॉल जेनेट है, गिलक्राइस्ट है, उनका मानना था कि ये राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने 3 तरह से परिभाषाएं पढ़ी थी: राज्य के अध्ययन पर आधारित, सरकार के अध्ययन पर आधारित, और राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन पर आधारित। इसके बाद में हमने इसका क्षेत्र पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि राज्य के क्षेत्र को भी अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से परिभाषित किया गया। कुछ विचारक, जिसमें गार्नर आते हैं, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति, उसकी संस्थाओं के बारे में बात की। तो गुडनाव ने राज्य की इच्छा की क्रियान्विति और अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण माना। वहीं पर फ्रेडरिक पोलक जैसे विचारक सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति के अध्ययन पर बल देते हैं। तो 1948 में यूनेस्को द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में इसमें राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल समूह और जनमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों को भी शामिल किया गया, यानी इसके क्षेत्र को विस्तृत किया गया। तो परंपरागत दृष्टिकोण से हम लोगों ने इसकी परिभाषाएं और क्षेत्र पढ़ लिए हैं, और हमने इसकी अध्ययन पद्धतियां पढ़ना शुरू किया। इसमें हमने अपनी पिछली क्लास में दार्शनिक पद्धति को पढ़ा था, जो निगमनात्मक पद्धति मानी जाती है। इसमें जो अध्ययन का तरीका है वो कल्पना और आदर्शों पर आधारित है। उस समय ठोस तथ्यों पर आधारित अध्ययन नहीं किया जाता था, और एक स्वयं में एक आदर्श स्थापित करके कल्पना के द्वारा परिणामों तक पहुंचा जाता था। प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, वो इसी तरह की पुस्तक है, दार्शनिक पद्धति को प्रकट करती है। थॉमस मोर की जो रचना है यूटोपिया, वो भी दार्शनिक पद्धति का प्रयोग करती है। इसके प्रमुख विचारक हमने देखे थे प्लेटो, रूसो, हीगल, थॉमस मोर, ग्रीन और पोसांके आदि। आज हम देखेंगे इसके आगे ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति वो पद्धति है जिसमें इतिहास को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। इनके अनुसार इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास के पन्नों में खोजी जा सकती है। यानी हमें अगर कोई भी अध्ययन करना है तो पहले उसका इतिहास जानना आवश्यक है। लास्की के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्यों के इतिहास में अनुभव के परिणाम को इकट्ठा करके लिखने का प्रयास ही होना चाहिए। यानी विभिन्न राज्यों के जो इतिहास है, उसके अनुभव और उसके परिणाम का जो स्वरूप है, उसी को हम ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। इसमें प्रमुख विचारक हैं मैकियावेली, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू, बर्क आदि। इन लोगों ने जब अपने सिद्धांतों का निर्माण किया तो ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। अगली पद्धति है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग अरस्तू ने किया। अरस्तू की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उस पुस्तक में 158 जो तात्कालिक यूनानी नगर राज्य थे, उनके संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उसके बाद में पॉलिटिक्स पुस्तक में बहुत सारे निष्कर्षों को दिया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख है क्रांतियों के कारण, उनको रोकने के उपाय। इसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियों में किन कारणों से क्रांति होती है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया, और उसका निराकरण भी उसमें उन्होंने
दिया है। इस पद्धति के प्रयोग करने वालों का जो उद्देश्य है वो एक प्रकार की संस्थाओं का इतिहास में और वर्तमान समय में तुलना करके उनके बारे में नियमों और सिद्धांतों का निर्माण करना है। यानी जो संस्था इतिहास में थी और आज है, उनमें आपस में तुलना की जाए और उसके आधार पर नियम और सिद्धांत का निर्माण किया जाए। इतिहास में राज्यों के विभिन्न अंग, उनके विकास और पतन का उदाहरण मिलता है। तुलनात्मक अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन कारणों से ऐसा होता है। जो तर्कसंगत निष्कर्ष होंगे। प्रमुख इसमें विचारक आते हैं मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टॉकविली आदि। अगली पद्धति है अध्ययन की संवैधानिक या विधि पद्धति। इस पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है। राज्य को एक कानूनी इकाई माना जाता है और उसका प्रमुख कार्य कानून बनाना और उसे क्रियान्वित करना माना गया। ये राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में करती है। तो इस तरह से कानून इस प्रकार की विधि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माने गए। इस पद्धति के समर्थकों में आते हैं विलोबी, डिग्विट आदि विचारक। कुल मिलाकर के जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति है वो वर्णनात्मक है, अपरिष्कृत है, व्याख्यात्मक है, विश्लेषणात्मक कुछ भी नहीं है। ना तो वो व्याख्यात्मक है ना विश्लेषणात्मक है। ये विधि सम्मत औपचारिक संस्थाओं का वर्णन करती है। इसमें कहीं भी हमें तथ्यगत परक अध्ययन करने को नहीं मिलता और इसीलिए सामान्य तौर पर इस अध्ययन को गतिहीन या निश्चल माना जाता है। इसमें गत्यात्मक शक्तियों को समझने का प्रयास नहीं किया गया था। अब हम देखेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं। हमने जैसे शुरू से देखा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान मानकात्मक है, यानी मूल्य पर आधारित है, कल्पनात्मक है। ये स्थिति मुख्य रूप से हमें प्लेटो की रचनाओं में देखने को मिलती है, हीगल की रचनाओं में देखने को मिलती है, रोमन विचारक सिसरो और मध्य युग में संत ऑगस्टाइन के चिंतन में स्पष्ट तौर पर ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। जो प्रमुख इसके विचारक हैं वो हैं रूसो, कांट, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसांके, लास्की, ऑक्शॉट और लियो स्ट्रॉस आदि। इनमें हमें प्लेटो के विचारों की झलक देखने को मिलती है। प्लेटो ने पूर्णतः एक यूटोपियन राज्य की कल्पना की। सिसरो का दर्शन न्याय और प्राकृतिक कानून पर आधारित है। संत ऑगस्टाइन ने द सिटी ऑफ गॉड में सांसारिक नगर शैतान से प्रशासित है और ईश्वरीय नगर ईश्वर द्वारा संचालित है, ये वर्णन किया है। इसी तरह से संत थॉमस एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट यानी ताज माना है और उसे राज्य से ऊंचा दर्जा दिया है। कांट ने विधि या कानूनों को नैतिक कानूनों का अंग बनाया, तो हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार बताया है। इस तरह से जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो कल्पना और दर्शन पर आधारित है। ये काफ़ी हद तक आचार शास्त्र से प्रभावित रहा और इसमें जीवन और सामाजिक लक्ष्यों और मूल्यों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया। हम देखते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं कौन सी हैं। सबसे पहली विशेषता है कल्पनात्मक और आदर्शी अध्ययन है। इसमें मूल रूप से विचारक को ये कल्पना कर लेता है और उस कल्पना को रचनात्मक स्वरूप देते हुए सिद्धांत का निर्माण करता है। जैसे हम प्लेटो के चिंतन में देखते हैं कि उन्होंने एक दार्शनिक राजा की कल्पना की और फिर उस कल्पना के आधार पर एक आदर्श राज्य की संरचना की और उसी के आधार पर आदर्श राज्य में कैसी शिक्षा होगी, कैसा राज्य व्यवस्था होगी, कौन लोग शासन को चलाएंगे, ये सब चीज़ें, या न्याय किसे कहेंगे, कानून होगा या नहीं होगा, इन सब की चर्चा उन्होंने उसके बाद की है।
तो इस तरह से जो चिंतन शैली है वो आदर्शी सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती है, लेकिन जीवन के वास्तविक तथ्यों से उसका संबंध नहीं होता। दूसरी विशेषता है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। क्योंकि इसमें तथ्य एकत्रीकरण नहीं था, किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं था, वैज्ञानिक पद्धति का इसमें प्रयोग नहीं था, इसमें ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक, वर्णनात्मक, परिभाषात्मक पद्धति को काम में लिया गया था और उसी के आधार पर जो प्रमुख विषय सामग्री थी उसमें राज्य, कानून, प्रभु, सत्ता, अधिकार और न्याय जैसी परिकल्पना ही मुख्य रूप से अध्ययन का विषय हुआ करती थी। तो किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक अध्ययन इसमें नहीं था, तथ्यपरक अध्ययन नहीं था, दर्शन प्रधान, वर्णनात्मक, इतिहासवादी अध्ययन मात्र ये रहा। अगली विशेषता है परंपरागत अध्ययन की नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। जैसा हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो उपदेशात्मक है, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर आधारित है। इसका मुख्य जो दर्शन है या उद्देश्य है वो है क्या होना चाहिए और इसका कार्य है नैतिक निर्णय देना। परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है ये राजनीति का नीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानता है और इसके अनुसार राजनीति आचार शास्त्र का परमादेश मात्र है। अगली विशेषता आती है राज्य को नैतिक संस्था मानना। परंपरागत अध्ययन जब हम करते हैं तो किसी भी विचारक की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो वह राज्य को उच्चतम जीवन का साधन मानता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सद जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं है। रूसो के अनुसार सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा है और सामान्य इच्छा ही राज्य है। तो राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में माना गया जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था सामान्य तौर पर, तो इस तरह की संस्था इसे माना गया। पांचवी जो विशेषता आती है वो है कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन। पूरी तरह से हम जब परंपरागत अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान के संदर्भ में तो इसमें केवल सरकारी संस्थाओं का अध्ययन होता था और वो भी कानूनी औपचारिक रूप से। जहाँ लिखित संविधान थे वहाँ संविधान में, और जहाँ लिखित संविधान नहीं थे वहाँ कानून द्वारा शासन व्यवस्था का क्या रूप रखा गया है, केवल इस बात को मुख्य रूप से दर्शाना ही परंपरागत अध्ययन का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि संविधान से अतिरिक्त शासन व्यवस्थाएं कैसे व्यवहार करती हैं। डाइसी, मुनरो, ऑग और जिंक ने अपने अध्ययन केवल औपचारिक संस्थागत व्यवस्थाओं के विवेचन तक ही सीमित रखे हैं। छठी विशेषता आती है मुख्यतः संकुचित अध्ययन है। संकुचित अध्ययन का अर्थ है कि जो अध्ययन इसमें किया गया परंपरागत राजनीति विज्ञान में वो मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका तक सीमित रहा। इसमें तीसरी दुनिया के देश, विकासशील देश, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश, साम्यवादी जगत के देश, इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया गया। केवल पश्चिमी देशों की जो व्यवस्थाएं थी उनके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को ही इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया गया। जैसा कि एक्सटीन और एप्टर ने कहा, परंपरागत दृष्टिकोण पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा और प्रमुखतया एक संस्कृति संरूपण या समूह का इसमें अध्ययन किया जाता था। सातवीं विशेषता है दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन है। ये जो अध्ययन है इसमें पूरी तरह से दर्शन शास्त्र की छाप देखने को मिलती है। यहाँ तक कि कुछ विचारकों ने तो इसे दर्शन शास्त्र के एक उपशाखा की तरह से मान लिया। दोनों में बेहद घनिष्ठ संबंध था और इसीलिए राजनीति विज्ञान को राजनीति दर्शन कहा जाता था। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा और टी.एच. ग्रीन का ये कहना कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये राजनीति विज्ञान से ही
निकले हैं। तो एक तरह से ये दर्शन शास्त्र पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। और अगला है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। ये विशेषता बताती है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत और मान्यताएं या निष्कर्ष जो इसके प्रतिपादक थे उनके व्यक्तिगत अनुभव और मान्यताओं से निकले हैं। इसीलिए इसे व्यक्तिनिष्ठ कहा गया। ये केवल व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करते हैं, सार्वजनिक सत्य को प्रस्तुत नहीं करते। जैसे हम देखें, सामाजिक समझौते का उदाहरण लेते हैं तो हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने जो मानव स्वभाव पर का वर्णन किया है वो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर किया है और उसी के आधार पर उन्होंने प्राकृतिक अवस्था और उसके बाद समझौते की स्थिति को दिया है। तो ये पूरी तरह से तथ्यों की उपेक्षा करता है। इस तरह से कुल मिलाकर के जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो कल्पना और आदर्श पर आधारित है, औपचारिक कानूनी संस्थागत अध्ययन करता है, मूल्यों पर आधारित अध्ययन इसे कहा जा सकता है। लेकिन उस समय इसमें वैज्ञानिक अध्ययन शुरू नहीं हुआ था। तो इस तरह से जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो काफ़ी हद तक कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन क्योंकि कर रहा था, लेकिन समय के साथ विज्ञान और तकनीकी में आविष्कार हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, मध्यम वर्ग को जन्म मिला और उसके बाद में पॉजिटिविज्म या ऑगस्ट काम्टे जैसे फ्रेंच सिद्धांतवादियों ने निश्चयवाद का सिद्धांत दिया और बहुत सारी असफलताएं परंपरागत अध्ययन की सामने आने लगी और इस तरह से कानूनी संस्थागत सत्ता के पीछे की वास्तविक और यथार्थ शक्ति की खोज को प्रोत्साहन मिला। और इसी के साथ हमने देखा कि एक नई दिशा में राजनीति विज्ञान का अध्ययन आगे बढ़ने लगा, जिसे हम आधुनिकतावाद कहते हैं या आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं, जिसमें सिर्फ कानूनी औपचारिक ढांचे के स्थान पर तथ्यपरक व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा। ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।